हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और अब हम कर रहे हैं पार्ट टू एटम चैप्टर का। पार्ट वन में हमने देखा था थॉमसन मॉडल, और साथ में क्या देखा था हमने हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल। बेसिकली बड़ा उसमें देखा था हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे उसके थॉमसन मॉडल के बाद, और एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन थे। ऑब्जर्वेशन पे क्या आया था, कंक्लूजन आया, फिर कहीं जाकर हमारा क्या आया था, मॉडल आया था। ठीक है, एक छोटी चीज पहले कर लेते हैं, वो रहेगा तुम्हारा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फिर आएंगे बोर थ्योरी के ऊपर। ठीक है, वो आपने पिछले वाला लेक्चर रिवाइज कर रखा हो, पता हो क्या क्या हुआ था उसके अंदर। ठीक, तो बढ़ाते बराबर हम किसके ऊपर अब, वेयर इट इज, एक सेकेंड। तो बड़ा ये आपका था रदरफोर्ड मॉडल, याद है? ये 4 पॉइंट्स हो गए थे। और अब आते हैं फटाफट आगे टॉपिक पे। देखिए, तो बड़ा इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। देखिए क्या था बड़ा इसके अंदर, लिमिटेशंस ऑफ, सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल ना, हाँ, रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बड़ा सिंपल सी चीज ये थी कि आपके पास कि रदरफोर्ड ने बोला था कि हमारा सेंटर में क्या होगा बेटा, आपके पास न्यूक्लियस होगी जहां पे प्लस चार्जेस होंगे, और इसके अराउंड सर्कल्स के अंदर क्या घूम रहे होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स सर्कल्स में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और ये आपका बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल था। बताया भी था क्यों रदरफोर्ड को क्यों मानना पड़ा था सर्कल में घूमना है, क्योंकि अगर सीधा रख देता तो गिर जाता नीचे, तो उसको घुमाना ही पड़ा था। बट दिक्कत क्या था आपके पास, इससे पहले हमारा चैप्टर 8 बड़ा से बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पढ़ा था ना मैक्सवेल की थ्योरीज पढ़ी थी। तो बड़ा देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, या मैक्सवेल को अगर भूल भी जाओ बेटा आपको, तो चैप्टर नंबर 8 में पहली स्टेटमेंट यही पढ़ते हैं हम लोग कि अगर कोई चार्ज क्या कर रहा हो, एक्सलरेट कर रहा हो, तो बड़ा सिंपली बोलते हैं एक्सलरेटिंग चार्ज। अगर कोई चार्ज बड़ा क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब उसकी स्पीड चेंज कर रही हो। ठीक है, स्पीड मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही हो, क्या कर रही हो, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। यहां लिख देता हूं, ऐसी चीज जिसकी बेटा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। एक चार्ज हो, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है ना बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग, या वो जनरेट करता है, जनरेट्स ईएम वेव्स। ठीक है बेटा, तो वो जनरेट करता है ईएम वेव्स, मतलब एनर्जी। सिंपल लॉजिक है, और हमने पढ़ा भी था कि जब भी कोई चार्ज ले लो, क्या ले लो, चार्ज ले लो, और उसको एक्सेलरेट करवा दो, उससे आपको ईएम वेव मिल जाते हैं। जैसे आपके घर में जो लाइट लगी हुई है ना, बल्ब जो लगे हुए हैं, बल्ब के अंदर भी, बल्ब बेसिकली एग्जांपल किसका है, लाइट दे रहा है। लाइट है क्या, ईएम वेव है। तो ईएम वेव जो बल्ब से निकल के आ रही है, तो उसके अंदर भी किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जा रहा है, तब जाकर हमें लाइट मिल रही है। अब किस स्पीड से करते पार्टिकल को एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, उससे डिसाइड होता है कि आपके पास वो हमें कौन से कलर की लाइट मिलने वाली, रेड की, येलो की, नीली, पीली, जो भी मिलती है वो डिसाइड करती है। इसके अलावा एक्सरे मिलेगी, गामा रेज मिलेंगी, रेडियोस मिलेंगी, वो सब डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज कितनी स्पीड से चल रहा है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, और उतना ज्यादा आपका क्या होगा, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए फिर। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिकल था, और ये प्रूव है, हम यूज भी करते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहीं से बड़ा दिक्कत निकल के आती है किसके अंदर, मैक्सवेल, क्या बोलते हैं इसको, यहीं से निकल गई दिक्कत किसमें, रदरफोर्ड के अंदर। क्योंकि देखो ध्यान रखना, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ नीचे की साइड तक जगह मिल जाए। देखो ना, इसको दोबारा लिख देते ताकि जगह मिले थोड़ी सी लिखने के लिए। तो मैं क्या करता है, जनरेट्स ईएम वेव, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट मींस एनर्जी। ये आपकी मैक्सवेल थ्योरी है, या लॉजिकली हमें पता है अभी चीज। तो देखो ना क्या हुआ,
अब देखो ध्यान से, ये बड़ा मान लो आपके पास न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है आपके पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कहाँ घूम रहा है, सर्कल में। कहाँ घूम रहा है, सर्कल के अंदर। अब ध्यान रखो, आप लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर कोई चीज मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पे कहाँ जा रहा होगा, इधर की साइड। उसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, हमेशा सर्कल के टेंजेंट होता है। तो देखो बड़ा वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर की साइड होगी, ये जो भी स्पीड होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इधर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। जब वो यहाँ पहुंचा तो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इधर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली देखो ध्यान से, जब सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी स्पीड तो सेम है। मतलब अगर 10 की स्पीड से घूम रहा है 10 की स्पीड ही रहेगी, तो ये तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो बड़ा क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वैसा बेसिक सिंपल चीज ये है कि कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमेगी ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होते ही बेटा क्या होगा, बेसिकली होती वेलोसिटी है। तो बेटा वेलोसिटी पे दोनों चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन हो जाएगा। वन इज मैग्नीट्यूड, अदर वन इज डायरेक्शन। तो एक तो सेम है बट दूसरी चीज चेंज कर रही है। इसका मतलब बेटा वेलोसिटी भी चेंज करी, किसी एक को भी चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे बेटा चेंज हो गई वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। इसका मतलब अगर कोई चीज सर्कल में घूमती है ना, वो एग्जांपल होती है एक्सेलरेटेड मोशन का। और उसमें बेटा क्या लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। पढ़ा हुआ आप लोगों ने 11th में, क्या लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में घूम रहा है और उस पर एक्सेलरेशन लग रही है, तो मैक्सवेल की थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए। और जैसे ही मैक्सवेल की थ्योरी अप्लाई हुई बेटा, आपके पास इलेक्ट्रॉन को ईएम वेव्स क्या करनी चाहिए बेटा, आपके पास रिलीज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, वो एमिट करना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या रिलीज करना चाहिए बेटा, एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा यहीं से आता है। अब देखो एक और चीज लिख लो। अब बेसिकली बेटा क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी बेटा क्या होती है, कंजर्व है। तो बेटा हो क्या रहा होगा मैक्सवेल के हिसाब से इसके अंदर, कि मान लो बेटा आपके पास ये आपके न्यूक्लियाई आ गई या न्यूक्लियस आ गया। बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमना चालू हुआ, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करते बेटा क्या होगा, यहां से बाहर क्या निकलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है पूरे टाइम। तो बेटा यहाँ बाहर क्या निकल रहा होगा, यहां से निकल रहा होगा ईएम वेव। ईएम वेव निकलने का मतलब क्या बाहर निकल रही होगी, एनर्जी बाहर निकल रही होगी यहाँ से। बेटा सर्कल में जब घूमना चालू करेगा तो लगातार बेटा बाहर क्या निकल रही होगी, इससे ईएम वेव। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट करते हुए पार्टिकल से ईएम वेव निकलेंगी। ईएम वेव निकलने का मतलब बेटा क्या है, आपके पास उससे एनर्जी बाहर निकल रही है। अब ध्यान दो, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से 100 जूल से स्टार्ट हुआ, बेटा मान लो 2 जूल की एनर्जी यहाँ दे दी उसने, 2 जूल यहाँ दे दिए, फिर आगे वो लगातार बेटा क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है। क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, मतलब जब एनर्जी अगर लूज कर रहा है, इसके पास और कोई सोर्स है नहीं एनर्जी का, वो ला के देगा कहां से एनर्जी बेचारा। और एनर्जी कैसे ला सकता है, नहीं ला सकता। क्योंकि और एनर्जी नहीं ला सकता तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बेटा क्या होगी, कम होने लगेगी। जब एनर्जी कम होगी ना, तो मैक्सवेल ने बोला कि इसका रेडियस में क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा। और ये फाइनली आखिर में जाकर क्या करेगा बेटा, आपके पास जाके कोलाइड कर जाती है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मान लो बेटा आप भी किसी रेसिंग ट्रैक पे घूम रहे हो, आप जब थकने चालू हो तो बॉडी की एनर्जी तो फिक्स है, लगातार आपकी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट। लगातार आपकी एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है उस काम के अंदर। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होने लगती है, धीरे धीरे आप थकोगे और फाइनली क्या करोगे, रुक जाओगे कि अब मैं भाग नहीं सकता, मेरा हो गया आज का। तो बेटा यहाँ वही हो रहा है कि मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम रदरफोर्ड जी की बात मान ले, तो मेरी बात तो ऑलरेडी मैक्सवेल की बात प्रूव हो चुकी थी। तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये था कि आखिर में अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, उस पर चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करनी ही पड़ेगी। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। अब रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूमनी चाहिए, क्योंकि अगर बैठे हुए रह गए तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन सी आ गई। तो बेटा देखो यहाँ पे मैक्सवेल की थ्योरी अप्लाई करते ही एटम बेटा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
बट रियल लाइफ में एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो बड़ा सिंपल लॉजिक ये हो गया इसके अंदर कि तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट accelerated motion, accelerated motion. Electron represent accelerated motion, therefore it will lose energy in the form of energy in the form of it will lose energy in the form of EM waves, and hence it will show a helical orbit, हेलिकल ऑर्बिट। क्योंकि देखो बेटा आपको लगातार इसकी रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो बेटा इस तरह के जो मोटिव कोयल जैसी बन के आ रही है ना, इसको बेटा बोलते हैं हेलिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा इनको, इनको बेटा बोला जाता है हेलिकल, हेलिकल ऑर्बिट। ठीक है, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। बड़ा फाइनली क्या कर रहे हो, कोलैप्स कर जाए कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस मींस एटम विल बी अनस्टेबल। बट एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। किसके हिसाब से, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से, क्योंकि मैक्सवेल की बात प्रूव हो चुकी थी। तो जो मॉडल आपको रदरफोर्ड ने दिया उसके अंदर बाकी थ्योरी जब अप्लाई कर रहे हैं तो रदरफोर्ड मॉडल क्या निकल के आ रहा है, अनस्टेबल निकल के आ रहा है। बट इन रियलिटी एटम्स आर हाईली स्टेबल। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई बेटा। देखो ध्यान से, हम वर्ड यूज करेंगे लिमिटेशन, मतलब ये है कि कमी, मतलब गड़बड़ नहीं, मॉडल खराब नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि मॉडल में और भी कुछ बातें होनी चाहिए थी कि वो इस चीज को भी एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो चीज इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, तो लिमिटेशन, जैसे बेटा मान लो आपके साइंस लेके बैठे हुए हो और आपसे कोई क्या पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब इस तो मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में से आपके 80 नंबर आए या 90 नंबर आए, तो 90 तो आए हैं ना, बट 10 नंबर आपके गलत गए। इसका मतलब आपके कुछ लिमिटेशंस रह गई जिसकी वजह से आपके मार्क्स पूरे नहीं आ पाए। इसका मतलब फेलियर नहीं हो, फेलियर मतलब अलग चीज होती है, बिल्कुल बेकार हो, या फेलियर नहीं बोला जाता, इसको बड़ा बोला लिमिटेशन की कुछ कमियां रह गई थी इस मॉडल के अंदर, वो कमी ये थी मेन। ओके डन, लिख लो इसको। ओके, अब आते बेटा आगे, जो हमारा मेन टॉपिक था, पता बोलते हैं बोर मॉडल। लेट्स से कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, फिर आते हैं बेटा टॉपिक के ऊपर वापस बोर मॉडल के बारे में। बेटा एक कुछ टॉपिक देखो एनसीईआरटी में आपके पास, और एनसीईआरटी तो फॉलो नहीं करो, क्वेश्चंस करने के लिए बेटा फॉलो क्या करो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे एनर्जी वाला, ये हम बोर मॉडल में डायरेक्टली करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं इसको। होल्ड ऑन मैन, हाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा है बेटा, ये तो पढ़ाई आपको याद होगा, याद है सारे के सारे, लाइमन, बाल्मर, पास्चियन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब पढ़ेंगे बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, ये आपका स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड बोर मॉडल। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये आपका है बेसिकली बोर मॉडल
कुछ पॉइंट्स देख लो बेटा, ये आपके बोर साहब की फोटो दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने, बड़े अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी ये ज्यादा हो गई थी इनकी, ऑब्वियस बात होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यही है जो लिमिटेशन हमने पढ़ा ना बेटा, उसी का डायग्राम उन्होंने दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट तो होगा, बट वो हेलिकल पाथ फॉलो करता करता आखिर में क्या करेगा, प्रोटॉन से जाकर, या सॉरी आपका न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो बाकी बेटा वही पॉइंट्स दे रखे इन्होंने। ठीक है, तो इसको बाद में आते हैं बेटा, कुछ 4-5 पॉइंट्स वो देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा आते हैं पहला, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में हमारे बोर भाई साहब ने, या बोर अंकल जी बोल दो, जो भी बोलना चाहो, इन्होंने जब मॉडल दिया था तो ये पूरे एटम्स के लिए दिया था, जितने भी 120 एलिमेंट्स होते हैं ना, उस तरह से उसके लिए दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, इनका मॉडल और सिर्फ अप्लाई हो पाता है, या अप्लीकेबल था हाइड्रोजन के लिए, इसलिए नाम चेंज कर दिया गया। हम बुलाते हैं क्या, सिंपल सा बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस नाम से हम बुलाते हैं। हम पढ़ेंगे बेटे आखिर में कि ऐसा क्यों हुआ कि बाकी एटम पे इनका मॉडल अप्लाई नहीं हो पाया। ठीक है, वो सारा देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं उन्होंने क्या क्या दिया था। तो बेटा 2 पार्ट्स में बोर मॉडल आता है आपके पास। पहला पार्ट है इसकी स्टेटमेंट्स, और फिर बेटा दूसरा पार्ट है इसकी कैलकुलेशंस, या इसके न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलाज। हमने 11th जब पढ़ा था इसको, तो 11th का क्या था आपका, सिंपल सा स्टेटमेंट्स थी और डायरेक्ट फॉर्मूलाज गिवन था। बट इस बार फॉर्मूला पे डिराइव करेंगे, फॉर्मूले आए कहां से थे, और वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे, कुछ कंडीशंस मानी थी जो बाकी जगह सेटिस्फाई नहीं करती। तो लेट्स स्टार्ट। तो बड़ा बेसिकली इसके 4 स्टेटमेंट्स हैं, या 4 पोस्टुलेट बोल सकते हो, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो देखिए बेटा, पहला पोस्टुलेट है या पहला पॉइंट है, वो है न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो सब 4 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे, अच्छे से याद रहता है फिर। बेटा पहले आपको बोल लो आप न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। बेटा क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा इसके अंदर, तो बेटा देखो पहला स्टेटमेंट जो इनका है ना बोर सर का, वो है बिल्कुल आपका रदरफोर्ड मॉडल को इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा और उसी को दोबारा से डिफाइन किया। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रदरफोर्ड वाला ही है। रदरफोर्ड की जो स्टेटमेंट्स थी बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। तो एक्सपेरिमेंटल में दिक्कत क्या होता है ना, कि अगर बोर भी एक्सपेरिमेंट अगर करेगा तो रिजल्ट तो वही आएगा कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, थोड़े बहुत बेंड करेंगे वगैरह वगैरह। तो रदरफोर्ड को इग्नोर करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग, इसीलिए इन्होंने पहला पॉइंट उसी को उठा लिया कि वही चीज को उठाते हैं। तो क्या था, देखिए बेटा क्या था, सिंपल सा वही पहला पॉइंट कि मोस्ट, या इसको बेटा वहां स्टार्ट करते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास, एंड मोस्ट ऑफ द मास of an atom is present in highly concentrated region called न्यूक्लियस। ठीक है, सेम वही स्टेटमेंट कि ज्यादातर चार्ज और मैक्सिमम मास, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं तो कुछ मास उनके पास भी होता है। बेटा दूसरा पार्ट, द इलेक्ट्रॉन्स in sufficient number revolves around the nucleus in circular orbits। ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट था आपके पास।
पहला पॉइंट सिंपल सा वही जो स्टेटमेंट आपके रदरफोर्ड की, तो वही हो गया कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस है जो हाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल मैक्सिमम मास प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड एरिया के अंदर, मतलब बहुत छोटे से हिस्से में ज्यादा मास है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्या करेंगे, रोटेट कर रहे होंगे। ये बड़ा पहली स्टेटमेंट थी इसकी। बड़ा दूसरे पे आते हैं, तो बड़ा दूसरी स्टेटमेंट थी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी कंडीशन, नहीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, पहले दूसरा बोला, इससे पहले दूसरा बोला क्वांटाइजेशन कंडीशन, देखते पहले क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझते बेटा क्या होता है, पहले लिख लेते समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है बेटा। तो वो लिखते हो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या है इसकी क्वांटाइजेशन की, सिंपली बेटा बोला उन्होंने कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम, the total angular momentum of an orbit is an integral multiple of h upon 2 पाई। बड़ा ये स्टेटमेंट थी, कहने वाला समझाता था। उन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको बेटा बोलते हैं एल से, क्या बोलते हैं, एल मतलब होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी ऑर्बिट का, बेटा जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना बेटा एल से लिखते हैं, बेसिकली होता किसके बराबर है, ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। उन्होंने बोला कि ये जो चीज होगी ना एंगुलर मोमेंटम, ये जो चीज होगी एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट मींस किसका, h अपॉन 2 पाई का मतलब n होगा। ये n का मतलब बेटा यहाँ पर ये है, तो या तो वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, या फिर सो ऑन चलेगी। मतलब h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल या तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स ही होगा क्या, l। मतलब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन तीनों को, तो हमेशा इस नंबर के बराबर आएगा, हमेशा इस नंबर के इक्वल ही आता है। इसकी डेरिवेशन तो आगे करेंगे, इसकी डेरिवेशन डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन करी हुई है, तो आगे आएंगे। अभी मेरा मान लो कि ये वैल्यू इसके बराबर ही होगी। देखो इसमें डायरेक्टली से पहले क्वेश्चन में बताता हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं इसके ऊपर एग्जाम के अंदर। बड़ा क्या पूछते हैं आपसे कि फाइंड कर लो, या बताओ आप मुझे, क्वेश्चन बोलेगा आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ, बेटा मान लो पूछा आपसे सेकेंड ऑर्बिट, किससे पूछ रहा है आपसे, सेकेंड ऑर्बिट का। तो देखो सिंपल सा, कुछ खास नहीं, एल लिखो बेटा, यहाँ पे लिखोगे L2, क्या लिखोगे बेटा L2, और n की जगह 2 डाल देना बेसिकली। थोड़ा फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, 2 इंटू 2 पाई, सॉरी 2 इंटू h अपॉन 2 पाई कर दोगे, और 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा आपके पास h अपॉन पाई, ये आपका हो गया। ये सेकंड के लिए था। प्लस पूछ ले किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। बेटा ऐसे लिखा था साफ साफ कि इसका बता दो, उसका बता दो, क्या करना बेटा फिर से, जब भी बेटा बोले ना ऑर्बिट का नंबर दे रखा हो, मतलब वो n की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, वो 2 थी, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब जो आपका L1 होगा वो किसके बराबर हो गया, 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, दैट इज अगेन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं लगातार, पिछले साल भी एग्जाम्स में आए थे और अब भी आएंगे। आपको डायरेक्टली ऑर्बिट का नंबर गिवन होगा, पुट कर दोगे आंसर निकल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट थी हमारे किसकी, बोर्ड साहब की। पहला न्यूक्लियर क्या होता है उसका कंसेप्ट, दूसरा क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको याद रखनी है।
बेटा देखो यहीं से निकल के आता है तीसरा, बेटा दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बेटा क्या बुलाते हैं उसको? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसमें बेटा बोलते हैं सिंपल सा स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर, वाइल रिवॉल्विंग around permissible orbits, permissible orbits, electrons do not radiate, do not radiate, मतलब lose, तो क्या बोला जा रहा है कि while revolving around permissible orbits, electrons do not radiate या lose any energy, any energy, any energy। पर इन्होंने क्या बोल दिया सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के अंदर के हिसाब से कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अलाउड एनर्जी स्टेट मतलब अपने परमिसिबल ऑर्बिट्स के अंदर, व्हाट इज परमिसिबल ऑर्बिट बेटा, वो यहां से निकल के आते हैं। देखो ध्यान से बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी आर इज इक्वल टू बेटा क्या है आपके पास बेटा, वो है NH अपॉन 2 पाई। बेटा पहले वो अज्यूम करते थे कि मान लो बेटा आपके पास ये आपका न्यूक्लियस है, क्या बेटा आपके पास न्यूक्लियस है, तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बेटा कहीं भी हो सकती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बेटा जहां मर्जी होगा इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्वांटाइजेशन कंडीशन जो पढ़ा हमने उससे क्या निकल के आता है, देखो ध्यान से कि ये जो रेडियस है ना बेटा वो इस फॉर्मूले के प्रोपोर्शनल हो जाती है। आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जा रही है आपके पास, क्योंकि बेटा ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है बेटा, पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू क्योंकि फिक्स है ना, तो आर की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। आर की अपनी मर्जी नहीं होती। मतलब होता क्या है, इस फॉर्मूले से अगर निकल के आ रहा है कि बेटा आर की वैल्यू क्या होने वाली है, बेटा मान लो इस फॉर्मूले से निकले आर की वैल्यू, मान लो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर है पहली, बेटा दूसरी वैल्यू निकल के आ रही 20 सेंटीमीटर है, या सॉरी 15 सेंटीमीटर है, या 18 ले लेते हैं। बेटा R3 निकल के आ रहा है 50 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, वैल्यू अलग होती है। तो ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूले से R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल के आई, 18 निकल के और कहाँ निकले 50, तो इसका मतलब आपका होगा क्या कि अगर ये न्यूक्लियस है ना तो इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर पे ही रह सकता है। पहला इलेक्ट्रॉन बेटा 2 सेंटीमीटर पे ही मिलेगा आपको। बेटा अगला कहाँ मिलेगा 18 पर, बेटा अगला कहाँ मिलेगा 50 पर, कहाँ मिलेगा 50 के ऊपर। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी घूमता हुआ नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल। जो वैल्यूज इस फॉर्मूले से निकल के आएगी ना रेडियस की, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पर मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलता हमें, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं चलती कहीं भी घूम रहा हो, एक फिक्स डिस्टेंस पर ही घूमना पड़ता है उसको। वो वैल्यूज क्या बेटा आपका फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। जैसे एग्जांपल देखो, जब आप क्लास में बैठते हो ना तो क्लास में क्या करते हैं, आपकी डेस्क लगी हुई है और डेस्क के बीच में डिस्टेंस है, तो आपको उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है क्योंकि वहां पर डेस्क लगे होते हैं। आपकी मर्जी नहीं कि पूरी क्लास में कहीं भी जाके बैठ जाओ, एक फिक्स डिस्टेंस है, वहीं पर क्या होता है आप बैठ सकते हो, इस डेस्क पे या पिछले वाले पे या उसके आगे वाले पे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या देखने में लगता है कि पूरा स्पेस खाली तो कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स को एक फॉर्मूले से वैल्यू निकल के आती है, उसी जगह पे रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई जगह पे वो रह नहीं सकते। तो बेटा वही बोला इसने स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से जो वैल्यूज निकल के आ रही है ना उनके अंदर रोटेट करेगा, तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मूले से निकल के आ रही वैल्यूज के ऊपर अगर घूम रहा है तो
मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ बोला कि जब तक इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल के जो आ रही है ना, वहां पर रहने पर मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। आया समझ में? मतलब इस ग्रीन वाले में इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, रहेंगे कहां बेटा? यहां पे, इस पे और इस पे। बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आया समझ में? आपको समझाना नहीं एग्जाम में, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के आनी है। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आती है रेडियस, वहीं पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और कहीं पे नहीं रह सकते। ठीक, और इसकी वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कभी आगे चल के। पर देखो फोर्थ अब पर जब ये क्लियर हो गया कि इसको बोलते हैं फोर्थ वाले को फ्रीक्वेंसी कंडीशन। जब बोर ने ये बड़ा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेंगे जब तक वो ऑर्बिट्स के अंदर है, उनको नाम भी देते हैं उसके स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लेकिन लोगों ने उनसे पूछा क्या कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो बोर ने क्या बोला कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनर्जी लूज भी करेंगे और गेन भी करेंगे, दोनों करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब तक वो अपनी पोजीशन पे घूमे जा रहे, कुछ नहीं करेंगे। जब वो उस पोजीशन को छोड़कर या तो ऊपर चले जाए या अंदर चले जाए, तब एनर्जी को लूज या गेन करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर समझाता हूं उसको अच्छे से। और थोड़ा देखो स्टेटमेंट क्या होगी सिंपल से इसकी। इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन एनर्जी in the form of EM waves। एक और चीज, जो एनर्जी लूज और गेन करते हैं हमेशा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में। मतलब या तो आपकी विजुअल लाइट निकल के आ रही है, फिर लाल पीली नीली हरी भूरी जो निकल के आ सकती है, एक्सरे निकल के आ सकती है, इंफ्रारेड निकल के आ सकती है, कुछ ना कुछ निकल के आएगी और वो हमेशा वेव होगी। अब कब करेंगे? when electron jump from one orbit to another orbit। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी लूज करेगा फिर गेन करेगा। ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट। दूसरी चीज, क्योंकि हमने बोला कि जो काम होगा वो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होने वाला है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। बेसिकली जो लाइट बाहर निकल के आ रही है, वो लाल होगी, हरी होगी, पीली होगी, नीली होगी, वो डिसाइड कौन करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, क्योंकि हर एक कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग होती है। तो उन्होंने बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ radiation is given by nu, that is frequency। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, और वो क्या होगा? डेल्टा ई अपॉन एच, या ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन एच। ये बड़ा फॉर्मूला दिया उन्होंने किसका? कि जो आपकी लाइट बाहर निकल के आएगी जो भी कलर की, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे? वैसे डिटरमाइन करेंगे। अब जो फॉर्मूला मतलब क्या था? लास्ट फॉर्मूला, बेसिकली लास्ट स्टेटमेंट थी, तो बढ़ाया ध्यान से। थोड़ा कहने मतलब इनका ये था कि बड़ा मान लो ये आपकी क्या है? प्रोटॉन, मतलब आपका न्यूक्लियस है। बेसिकली क्या है आपके पास? न्यूक्लियस। बेटा इसके अंदर क्या होंगे? ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? और ऑर्बिट्स है। बेटा बहुत सिंपल होता है, करते क्या है बेटा हम?
बट इस पहले वाले को बोल देते हैं सिंपल सा N1। ये पहला ऑर्बिट है बेटा आपके पास, ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है, और ये क्या है, चौथा ऑर्बिट है, सो वन। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट्स बेटा उतने ही दूर जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा, 11th में पढ़ा था हमने टॉपिक, सिंपल सा लॉजिकल ये होता है कि, तो ध्यान से पढ़ा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा एक दूसरे क्लोज होंगे, क्या होंगे बेटा, ध्यान रखना बेटा, थ्योरी खत्म हो चुकी है, एग्जाम बॉक्स आपको इतना ही लिखना है, ये समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आगे आपको नहीं लिखना, इसमें एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, समझाने के लिए। तो समझ लो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जितने ज्यादा क्या होंगे आपके पास, क्लोज होंगे, किससे, न्यूक्लियस से, वो उतने ज्यादा बेटा क्या होंगे, स्टेबल हो जाते हैं। बेटा क्या होंगे, मोर स्टेबल। बेटा क्या होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं ये लोग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब आपका उसकी बेटा एनर्जी जो होगी ना, उतनी लो एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, लॉजिकल बेटा चीज होती है, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसमें एनर्जी उतनी कम होती है। जैसे एग्जांपल देखो, बोर्ड है ये टंगा हुआ, इसमें एनर्जी बिल्कुल कम है तभी ये स्टेबल है। कोई फुटबॉलर किक मार दो उसको तंग से, तो फुटबॉल मूव कर रही होगी ना, तो अनस्टेबल कंडीशन में है तो एनर्जी ज्यादा होगी। जब फुटबॉल रुक जाएगी कंडीशन में क्या लेंगे, स्टेबल, और एनर्जी का कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल होता है, जितने ज्यादा पास होते हैं न्यूक्लियस के, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो बड़ा इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास होंगे उनकी एनर्जी बेटा क्या होगी, कम होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। देख लेते हैं फॉर्मूला, याद रखना, लोअर ऑर्बिट्स पर इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है। जो आपके हायर ऑर्बिट्स हैं बेटा न्यूक्लियस से दूर है, जैसे N4 बहुत दूर है न्यूक्लियस की, तो बेटा इसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये आपके नंबर याद रखने हैं आपने। लोअर ऑर्बिट्स एनर्जी लोअर, हायर ऑर्बिट एनर्जी क्या होगी, बहुत हायर होगी। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसको याद रखना है। ठीक है, मजा आएगा। ओके देखो, आपका इस फॉर्मूला कहां से है, तो बेटा इन्होंने क्या बोला, सिंपल देखो ध्यान से बेटा, क्या होता है कि इन एक हर एक ऑर्बिट की ना एनर्जी फिक्स होती है। क्योंकि बोला था भाई, बोर ने क्या बोला कि जब तक कोई चीज अपने ऑर्बिट में है जो उसको दिया गया है, तब तक वहां रहेगी ना, तब तक उसको कोई टेंशन नहीं लेनी, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, उसको कोई डर नहीं है कि मेरी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो मैक्सवेल थ्योरी लगा रहे थे, तो एग्जांपल बेटा ले लो, नॉर्मल एनर्जी नेगेटिव में होती है, बेटा समझाने के लिए पॉजिटिव वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ, तो दिमाग में डाल लेना इस चीज को। तो बेटा देखो ध्यान से, मान लो इसकी एनर्जी बेटा कितनी है, 5 जूल पहले ऑर्बिट की। बेटा इसके मान लेते हैं 20 जूल ले लेते हैं, प्लस 50 ले लेते हैं, इसको 150 मान लो। ठीक है, तो जितना दूर जाएंगे हम ऑर्बिट से एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो लॉजिकल तो ध्यान क्या होता है, बड़ा मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में 2 वाले के अंदर, क्या है पास इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, घूम रहा है इसके अंदर, जो लॉजिकली घूमना चाहिए। बेटा एनर्जी कितनी है इसकी, 20 जूल। तो जब तक वो सेकेंड ऑर्बिट में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ठीक है, जब तक रूल्स फॉलो कर रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं लेनी। इसलिए बेटा बोलते हैं आपको भी कि जीवन में जितने ज्यादा रूल्स फॉलो करते हो ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगी, कोई फाइन नहीं लगेगा, रेड लाइट ऑन हो रही है रुक जाओ, चालू हुई ग्रीन चले जाओ, कोई फाइन नहीं लगता। तो बेटा यहाँ भी वही होता है कि जब तक ये अपने पाथ को फॉलो कर रहा है, इसकी बेटा एनर्जी क्या रहेगी, 20 जूल ही रहेगी। कितनी रहेगी, 20 जूल ही रहेगी। लेकिन अगर इसका मन हुआ, क्या हुआ बेटा, मन हुआ, मतलब होता ना कभी कभी आप कभी आज तोड़ते रेड लाइट, तो बेटा अगर ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करेगा, जैसे मान लेते हैं बेटा ये कहाँ गया, फर्स्ट सेकंड से निकल के जाना चाह रहा है, कहाँ पे हो, मैं यहां जाना चाहता हूं। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की मर्जी है,
वो डायरेक्टली यहां से निकल के यहां जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जितने पॉसिबल ऑर्बिट्स है ना वो उससे निकल के कहीं भी जा सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो, कोई नहीं, बाहर आलू वाला चिल्ला रहा है तो कुछ नहीं कर सकते उसका मैं। देखो बेटा, बोला ना कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के किसी भी ऑर्बिट में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दो, जब बेटा वो यहाँ पे था उसके पास एनर्जी कितनी थी, 20 जूल की। वो जाना कहाँ चाहता है, 50 जूल के ऊपर। अब अगर कुछ चीज 20 जूल से कहाँ जाने को, सॉरी 50 जूल पे, तो उसको एनर्जी 20 जूल की है। जाना क्या है, उसको 50 जूल पे जाना है, तो उसको 30 जूल कम पड़ रहे हैं। 30 जूल इसको भीख मांग के या कहीं से मांग के लाने पड़ेंगे, और भीख मांग के लाता है ये। क्या करता है, बाहर से जब लाइट आती है ना, क्या आती है, बाहर से रेज आएंगे। क्या आएंगे, रेज। रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं, इसको समझ में आएगा। तो मान लो क्या है, रेज आए, वैसे ही फोटोन ये हमारे आते हैं। तो बेटा फोटोन से एनर्जी छीनेगा या मांग लेगा। अगर वो इसको 30 जूल एनर्जी लाके दे देते हैं तो ये बाहर चला जाएगा। अब ध्यान रखना बेटा, आपके पास जो फोटोन चल के आ रहा है ना, उसके पास 30 जूल एनर्जी ही होनी चाहिए। अगर बेटा फोटोन हमारे पास 30 जूल लाया, परफेक्ट है, एडअप हुआ, आंसर आ गया। लेकिन अगर वो 31 जूल भी लेकर आ गया, तब इस इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं हो सकता। फिर क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर ये 31 लेकर आया तो 20 और 31 51 बन जाएंगे, तो 51 वाला ऑर्बिट है ही नहीं। ऑर्बिट कौन सा है, 50 वाला। तो एग्जैक्टली जितनी एनर्जी चाहिए ना, उतने की एनर्जी आनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। एनर्जी बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी तभी वो वहां जाएगा, वरना नहीं जा सकता, फिर उसको छोड़ना पड़ता है, लालच। फिक्स है। तो बेटा देखो, बेसिकली तो बेटा इसको डेल्टा ही लिखते हैं। डेल्टा ही मतलब क्या होता है, गया कहां पर, फाइनल, आया कहां से था, इनिशियल। ठीक है बेटा, डेल्टा ही बेटा इसी को लिखते हैं ई एफ माइनस ई आई। फाइनली कहां पर गया, आया कहां पे था। देखो बेटा फाइनली कैसे था, बेटा गया था 50 वाले पे, आया कहां से था, आया था 20 वाले से। कितना चाहिए इसको, 30 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ऐसे निकलता है ये। ओके बेटा, इसी को बोलते हैं डेल्टा ई। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा ई। हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डेल्टा ई बेसिकली एनर्जी तो है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होती है, ये तो होती है, अगर याद होगा, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो बेटा न्यू क्या हो गया, ई अपॉन एच। तो बेटा बेसिकली यही फॉर्मूला है जो इन्होंने यूज करा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, कभी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मन हुआ इसको यहां से मैं कहा चला जाऊं, यहां चला जाऊं सीधा अंदर, मतलब कहीं से कहीं भी जा सकता है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां पे था, इस वाले में। बट इसकी एनर्जी कितनी है, 150। जा कहाँ रहा है, जिसकी एनर्जी पता कितनी है, सिर्फ 5 जूल। अब ध्यान दो, ये 150 में बैठा हुआ है, जाना कहाँ है इसको, 5 पे, तो इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। कम कितने से बेटा करनी पड़ेगी, 145 से। कैसे निकालोगे, 5 फाइनल वाली एनर्जी, इनिशियल 145, कितना है, -145 आया। बड़ा माइनस दिखा रहे हैं ना, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो बड़ा यहां से एनर्जी बाहर निकल जाती है। किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो दो केस हुए, एनर्जी आएगी जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी। सिंपल लॉजिक। मतलब अंदर आओगे तो किसी को बाहर जाना पड़ेगा, अगर ये अंदर आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, मतलब बराबर हो जाता है, अंदर बाहर दोनों होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला निकल के चला आता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर रूल लिख भी लो कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो लोअर ऑर्बिट से कहां जा रहा है, हायर ऑर्बिट के अंदर, हायर ऑर्बिट के अंदर,
ठीक है, अगर नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, तो बड़ा क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी इज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। दूसरा केस, जब बेटा ये हायर ऑर्बिट से बेटा कहा जाएगा लोअर ऑर्बिट्स की तरफ, हायर ऑर्बिट से बेटा कहा गया, ये बेटा गया लोअर ऑर्बिट्स की तरफ। कहा गया लोअर ऑर्बिट्स की तरफ, क्या कहलाएगा आपके पास, एनर्जी रिलीज करता है, फिर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है ना, ये बेसिक से आपके रूल्स हो गए जो आपने फॉलो करने, ताकि आपको ये चीजें समझ में आने लगे। ओके, ठीक है, आगे समझ में, इसको लिख लो आप, पीछे वाला बेटा लिख लेना, लेट मी गेट असाइड, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, तो लिखना है तो पीडीएफ में अपलोड कर ही दूंगा बाद में, इसकी भी लेना तो ले लो आप। ठीक है, और आई सपोज पीछे भी कुछ था, हाँ ये भी लिखना हो तो लिख लो आप। ठीक है, आगे समझ बेटा, तो ये आपकी होगी बोर थ्योरी के 4 स्टेटमेंट्स और उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने आपको। अब आते बेटा आपके पास इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मतलब बोर की 4 थ्योरी तो ये हो गई, स्टेटमेंट्स हो गए, अब इसी बेसिस बेटा कुछ फॉर्मूलाज उन्होंने दिए थे, तो देखो क्या है आपके पास। लेट्स स्टार्ट। बेटा इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बोर। ठीक है बेटा, बेसिकली यहाँ पे हम निकालेंगे, बेटा बोला था ना कि बोर ने बहुत मेहनत करी थी, और बोर ने एग्जैक्टली सब कुछ निकाल के दिया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट्स दे दी, साथ में इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पर होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, एक एक चीज प्रिसाइजली बताई थी, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट मॉडल था उस टाइम का। लेकिन बाद में तो पढ़ेंगे हम, जब डी ब्रोगली आते हैं और एक हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल आती है, उसके बाद पता चलता कि नहीं, डी ब्रोगली सॉरी बोर थ्योरी वाज टोटली कोलैप्स, मतलब बोर थ्योरी बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल इनवैलिड, बिल्कुल इलॉजिकल मॉडल थी, बाद में प्रूव होगा, अभी मान के चलो परफेक्ट मॉडल था अभी तक। ठीक है, देखो ना क्या था, देखिए, तो देखो उन्होंने बहुत सिंपल सा एक लॉजिक यूज किया। क्या यूज किया, एग्जांपल तौर पे लेते हैं आपके पास, मान लो इन्होंने क्या बोला कि ये बेटा हमारा न्यूक्लियस है, दैट इज योर न्यूक्लियाई, ओके, दैट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, बड़ा एक मान लो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते पहले, कि मान लो इसके अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ या स्पीड v के साथ क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन तो लगेगा। तो बेटा मान लो स्पीड v के साथ घूम रहा है, अब बेटा ये इसका सेंटर और इसके बीच की रेडियस r हो गई, उस ऑर्बिट की एक रेडियस क्या हो गई, r, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेटा r क्या है, रेडियस है किसका, ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बेटा v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, परफेक्ट है। तो बेटा देखो ध्यान से, हमने जब पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, तो वहां पे क्या लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमें प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, वो कौन ला के देता है, सेंट्रिपिटल फोर्स के फॉर्म में इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन देती है। बट बेसिकली मतलब ये है कि हमें चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स ताकि सर्कल में घूमे, बेटा वो लाए कौन देगा हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो थोड़ी जगह मिल जाएगा फिर तो लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे, तो जो हमें सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, बेटा वो कौन ला के देने वाला है हमें, वो ला के देने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ठीक है बेटा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, इसका बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स किसी ना किसी को लाके देनी पड़ती है। कौन लाके दे रहा है? इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लाके दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा। पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखते हैं, याद होगा 11th पढ़ा था, mv² बाई आर, मास, वेलोसिटी, रेडियस। ठीक है बड़ा, मान लो जो एटम है ना, क्या मान लो एटम, मान लो कोई एटम एक्स है, उसका मास, एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? Z है, और मास नंबर बेटा क्या है? A है। ठीक है, ये बेसिक सा एग्जांपल ले लिया, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। बड़ा ध्यान दो, इसके और इसके बीच में क्या लगने वाला? अट्रैक्शन लगने वाली है। क्या निकालना? फोर्स निकालना है ना। तो बड़ा सिंपली कौन सा फोर्स निकालोगे? कूलम्ब्स फोर्स। क्या निकालोगे? कूलम्ब्स फोर्स। क्या निकालोगे? कूलम्ब्स फोर्स। बड़ा कूलम्ब्स फोर्स में क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, पढ़ा था ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये होना चाहिए। बड़ा ध्यान दो, फोर्स है तो ध्यान रखना, फोर्स का रूल ये था कि फोर्स के अंदर हम चार्जेस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही डालनी होती है। क्या डालोगे? वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही डालोगे। तो देखिए क्या किया यहाँ पे। तो बेटा देखो, ये तो एज इट इज रह गया mv² बाई आर। यहां देखिए आगे, बेटा के आपको भी याद होगा, बेसिकली इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसी बेटा बोलते हैं 9 to 10 की पावर 6, सॉरी 9, ये वैल्यू होती है। तो हम बेटा कांस्टेंट है तो उसको डायरेक्टली यही वैल्यू के लिख के चलेंगे। ठीक है, के को चेंज नहीं करेंगे, तो के को के रहने देते हैं, क्योंकि वैल्यू तो पता ही उसी कितनी होने वाली है। अब देखो चार्ज 1, बेटा दिस इज योर चार्ज 1। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना, उसको चार्ज 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? जितने प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन बेटा किसके बराबर होते हैं? याद होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो बेसिकली इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। हर प्रोटॉन बेटा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली जो Q1 है वो किसके बराबर है? Z इंटू ई के बराबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 जो है ना वो है प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन कितना? Z, और हर एक का चार्ज कितना? E। और Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रह गया? E के बराबर ही रह गया। ठीक है, तो डाल दो वैल्यूज, ZE इंटू ई अपॉन आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, बड़ा ये आर का स्क्वायर, देखो एक आर से तो आर कट गया आपका पहले ही, बचेगा सिर्फ एक आर। बड़ा वैल्यूज क्या रहेगा आपके पास? mv² इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। बड़ा रिलेशन आ गया, और नीचे बड़ा क्या रह गया? आर रह गया। क्या रह गया? आर। बेटा आर को इधर ले जाओ, क्या रह गया बेटा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी। बड़ा पहली रिलेशन तुम्हारे पास ये आई। अभी तक बड़ा रिलेशन जो आई है ना, ये हमारी एग्जैक्ट आंसर रेडियस का नहीं है। हम रेडियस को ध्यान से, हम यहाँ पे फॉर्मूले वो निकालेंगे जिसके अंदर आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो अभी भी क्या है, जेड की वैल्यू पता होगी, आर डिपेंड किस पे कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर। आर की वैल्यू वी पे डिपेंड कर रही है, तो वी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसी काम का है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि मुझे दिखता है वो नहीं दिख रहा। तो मैं गधा थोड़ी ना हूं कि जो बिना देखे हुए, इतना समझदार तो हूं नहीं कि बिना देखे हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बता पाऊं। तो ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का है नहीं, तो बोलने वाला कोई नहीं, हम नया फॉर्मूला निकाल के देंगे आपको, ऐसा फॉर्मूला जो आपके काम का होगा। ओके, देखिए फिर, तो बेटा इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, बाद में भी इसको यूज करने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल वैल्यूज है। देखो बेटा 1 है, कोई बच्चे को 11 मान लेंगे, इसको रुक जा दोबारा लिख लेते हैं। तो बेटा ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। बेटा याद रखो, एक हमने पढ़ा था एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, पढ़ा था क्वांटाइजेशन वाला थर्ड कंडीशन। तो वहां से उठाओगे, बेटा यहां से उठा लो आर। बेटा आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो ध्यान से, एन
एच 2πm/v। बेटा ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखो आर और आर दोनों जगह आर ही है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बड़ा इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वल रख दो बेसिकली। मतलब जो बड़ा पहले इसको लिखता हूं मैं एन एच 2πm/v किसके बराबर है बेटा आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन m/v²। ठीक है बेटा, ये आपको कुछ फॉर्मूला है दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए। पर देखो यहाँ पे v से एक v कट जाएगा, फिर से एक v बचेगा। पर देखो ध्यान से, एक m से m भी कट जा रहा है ना, और कुछ कट रहा है नहीं दिख रहा। देखो हमें v निकालना है ना, तो देखो पहले लिखो क्या बच गया हमारे पास। तो बचा हमारे पास बच गया NH/2π, यहाँ रहेगा आपके पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन v, ये रह गया। बड़ा हमें यहां से निकाल लेते हैं v, क्या निकाल लेंगे v, r तो जा चुका है, v निकाल लेंगे। देखो v को उठा के यहाँ ले जाएंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। देखो v डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे हम अगले पेज के ऊपर कि v इज इक्वल्स टू, देखिए वापस, देखो के जेड ई स्क्वायर तो पहले से अपने पास है ही है, के जेड ई स्क्वायर तो पहले से है। अब देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2π चला गया बेटा ऊपर की साइड, तो 2π बेटा क्या हमारा ऊपर की साइड, और नीचे बेटा क्या रह जाएगा NH, जो ऊपर के साथ था तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला निकल के चला। तो दोबारा अच्छे से आप तरीके से लिख लेते हैं, तो क्या रहेगा 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन n/h। अब ध्यान से देखिए इस नंबर्स को, बेटा इन नंबर्स के अंदर सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू एक्चुअली में चेंज कर सकते हो आप। बेटा ध्यान दो, 2π कांस्टेंट, पाई 3.14, के की वैल्यू 9 × 10⁴, बेटा ई की वैल्यू 1.6, एन की वैल्यू चेंज करेगी h 6.6। थोड़ा जिन पे मैंने येलो से मार्क किया है ये वैल्यू फिक्स होती है, ये फिक्स है। तो देखिए क्या कर सकते हैं बेटा इसको, जो फिक्स नहीं बेटा कौन सी है वो z अपॉन अंदर बेटा क्या रह गया 2π जेड ई स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, z 2π जेड ई स्क्वायर अपॉन h। ठीक है बेटा, ये पूरी वैल्यू बेटा क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ये वैल्यू वेरी करेगी। मतलब अलग अलग एटम लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का हीलियम ले लिया, हाइड्रोजन लेंगे बेटा तो आपके पास जेड की वैल्यू क्या रहेगी 1, हीलियम में 2, एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है, लिथियम में 3 हो गया, बेरिलियम में 4 हो गया। तो जेड की वैल्यू चेंज हो सकती है। एन ऑर्बिट की बात हो रही है, पहले ऑर्बिट की बात करें, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये फिक्स है, कुछ भी रहे कंडीशन होता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहती है। तो बेटा इसको इसलिए लिखते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो बेटा पता क्या चलता है कि ये वैल्यू निकल के आती है c/137। बेटा c क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸। मतलब इसको जब सॉल्व करते बेटा तो ये इसके बराबर आता है। मतलब यहाँ लिखते हैं साइड में कि 2π जेड ई स्क्वायर अपॉन h इज एक्चुअली में 3 × 10⁸ अपॉन 137 के बराबर आता है। उसी को हमने यहाँ पे लिखा। हमने बेटा इस फॉर्म में क्यों लिखा कि ये वैल्यू हमको याद करने में सबसे आसान पड़ता है, और इसको हम यूजुअली याद कर सकते हैं। बेटा कहलाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी हो बेटा, वो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल बता देते हैं फटाफट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एमसीक्यू में आता है, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। देखिए क्या है, तो बेटा इसमें कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो फाइंड करने को बोला गया है वेलोसिटी
ऑफ थर्ड ऑर्बिट, द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। प्लस को छोड़ दो, समझा दो मतलब क्या आपका, अभी समझ लो हीलियम की बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो हीलियम बोलते बेटा जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 2, बेटा ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू देता है वो। बस आपको क्वेश्चन से यही निकाल के देखना है कि जेड की वैल्यू कितनी है और एन की वैल्यू कितनी है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है और ऑर्बिट कौन सा है, उससे आप दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। अब देखिए इसके आगे कि बेटा वी क्या रह गया, सिंपल सा, बेटा जेड की वैल्यू क्या रह गई 2, एन की वैल्यू क्या रह गई 3, बेटा सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और नीचे बेटा कितना है 137। देखो 3 से 3 काट दोगे और बचा प्लस 2/137, डिवाइड कर लो कहीं भी साइड में, देखो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना 137 पॉइंट लिया 0 पॉइंट लिया 0 गया कितने पे 1 पे, कितना होगा आपका 63। एक और 0 ले लो बेटा आपके पास, तो लगभग 13 का टेबल आता होगा तो 13 3 39 4 के आसपास जाएगा आपके पास ये, तो लगभग आंसर क्या आ गया 0.1 सॉरी 0.014 10 की पावर 8, और इसको लिख सकते हो बेटा 1.4 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये आपकी स्पीड होती है लगभग, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट 10 की पावर 8 उससे थोड़ा सा कम होती है, बाकी लगभग वहीं चली जाती है। तो बेटा इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना है, आपको क्वेश्चन से वैल्यू उठानी है और पुट कर देना है, ठीक है, यही करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। याद करने को तो ये भी याद कर सकते हो, बट कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, वो मैं ये नहीं कराऊंगा, फिर आपको याद रखनी है कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो, ठीक है, शाबाश। तो बेटा देखो वेलोसिटी तो निकाल ली, अब निकाल लेते हैं रेडियस, क्या निकाल लेते हैं रेडियस, लेट्स राइट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी वो निकाल लेते फटाफट, देखिए कैसे निकाला जाएगा। देखिए देखो देखो हमें v की वैल्यू निकालनी है, देखो v की वैल्यू ये वाली पुट नहीं करेंगे हम, v की वैल्यू कौन सी पुट करोगे आप, ये वाली लिख लो या फिर ये वाली पकड़ लो, ये वाली हम यूज इक्वेशंस में यूज करेंगे, ठीक है, ये तो हमने सिंपलीफाई कर दिया है एक्चुअली में, थोड़ा ये वाली यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हमारी थर्ड है, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन में बेटा और फॉर्मूले में ये वाली यूज करेंगे, ठीक। कहाँ डालेंगे बेटा यहाँ पर, देखिए बेटा देखो ये r की वैल्यू थी, इसमें किसकी वैल्यू डालनी है, हमने v की वैल्यू डाल देनी है, तो इक्वेशन 2 में डालोगे इक्वेशन 3 की वैल्यू, तो बेटा r की वैल्यू क्या आती है आपके पास NH/2πm/v, ठीक है, ये तो थी NH/2πmv, और उसमें बेटा वैल्यू डाल कौन सी रहे, ये वाली, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 वाली। जब बेटा v क्या दे रखा है आपके पास, v दे रखा है आपके पास 2π के Z² तो डाल देते बेटा इसकी जगह, तो कैसे डालोगे, से देखिए तो n/h है, 2 है, पाई है, m है, अब देखो v की जगह, तो v नीचे है तो उल्टी करके डाल दो वैल्यू को, तो बेटा NH कहां चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या रहेगा 2π/KZ², ठीक है, उल्टा करके डाल दो, बस सिंपल लॉजिक है, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। Is there any problem in this question? Seems to be, ठीक है, देखो तो बेटा क्या हो गया n² h का स्क्वायर स्क्वायर हो गए, बेटा देखिए 4π², 2 और 2 4 हो गए, पी पी पाई 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 क्या होगा π² हो गया, बेटा फिर हमारे पास m को m रहने देते हैं, और क्या दिख रहा है k दिख रहा होगा आई सपोज, फिर z दिख रहा है और दिख रहा है e², तो बेटा ये आपकी r की वैल्यू आ गई, दैट इज विल बी आवर फोर्थ इक्वेशन जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है बेटा, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। बेटा फिर से देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू बेटा कांस्टेंट होगी, देखो h कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, 4πm/kz, सॉरी z नहीं e कांस्टेंट, सिर्फ दो वैल्यूज ऐसी है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कौन सी बेटा, उनको अलग कर लेते हैं, दैट इज n²/z, बाकी सारी h का स्क्वायर, 4π² k की वैल्यू पता है हमें, और m की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे e, ये सारी वैल्यू हमें पता है, बड़ा मास m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये सारी वैल्यू पता है। तो बेटा जब इसकी वैल्यूज को डाला जाता है ना इसके अंदर तो निकल के आता है लगभग 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये पूरा क्योंकि रेडियस है तो किसमें निकल जाएगा, मीटर के अंदर निकल के आता है। R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड 52.9 10⁻12। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है एन स्क्वायर अपॉन जेड 52.9 क्या लिख सकते हो, पिकोमीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। -2 मतलब पिकोमीटर कहलाता है। या फिर बेटा यूज कर सकते हो आप एन स्क्वायर अपॉन जेड, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो बेटा 0.529 होगा, ठीक है। और ये बड़ा हो जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा सारी आर की वैल्यूज ही है जो यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के। 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो तो -10 बचेगा, -10 को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं आप कैलकुलेशन में। नोरा ये वाली याद कर लो या फिर ये वाली, जो भी अच्छी लगे आप याद कर लो, ठीक है। डायरेक्टली हम कर देंगे। आया समझ में? तो बता दो फिर से इसे भी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देख लेते एग्जांपल, फिर आते एनर्जी के ऊपर। बराबर देखो ना क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं इसके अंदर कि मान लेते हैं कि आपकी जो रेडियस है ना, फाइंड कर लो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बस ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अब करना क्या, आपने इसमें से वैल्यू ढूंढ के निकाल लेनी है। दो ही वैल्यू चाहिए आपने, कौन सी बेटा, जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, और एन की वैल्यू क्या दे रखा, ऑर्बिटल 2 हो गया। और देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड है, बड़ा है क्या 52.9 पिकोमीटर है, पीएम भी रहे तो इसको बेटा एन की वैल्यू डाल दिया, कितना रहेगा 2 का स्क्वायर है, जेड की वैल्यू बेटा क्या रहेगी 1, क्या रहेगा 52.9 पीएम पिकोमीटर, क्या रहेगा 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर रह गया। मल्टीप्लाई कर ले बेटा, 4 9 36 हो जाता है, 4 2 जा 8 और 8 और 3 बेटा 11, 4 5 जा 20, 20 और 1 21। तो बेटा ये आपके हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकाल के हमने लिया है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी निकाला सेम रेडियस आपको एन और जेड की वैल्यू क्वेश्चन से मार्क कर लेनी है और पुट कर दो, आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। और बेटा इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे ही आएंगे क्योंकि इन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल ही है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजियर बन जाए, क्योंकि ये आसान है याद करना। ओके शाबाश। बेटा एक क्वेश्चन और आ सकते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बड़ा उसको बोला जाता है हमारे पास, क्या बोला जाता है 2πr अपॉन mv। देखिए बेटा क्या पूछ सकते तीसरी चीज, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा पढ़ा हुआ अपने टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, सिंपल सा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब एक चक्कर काटने में किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे आप चक्कर काटते लड़कियों के ना, उस तरह से ये काटता चक्कर न्यूक्लियस के। तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और देखो टाइम पीरियड निकलता कैसे, देखो ध्यान से बेटा, ये आपकी न्यूक्लियस थी, ये रहा न्यूक्लियस बेटा, ये थी इसकी रेडियस आर, वेलोसिटी क्या थी बेटा v। तो ध्यान दो बेसिकली जब एक चक्कर काटा इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ से घुमा, घुसा 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 घूमते हुए बेटा वापस यहीं आ गया। तो जब एक चक्कर कंप्लीट करा पार्टिकल ने तो बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, देखो ध्यान लगो, डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी बट डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2πr के बराबर, ये डिस्टेंस का होगा। बेटा देखो स्पीड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं लिख रहा, वेलोसिटी अलग होती है स्पीड अलग है बेटा। वो कितना है v, क्योंकि वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे वेक्टर लगाना पड़ेगा और डायरेक्शन भी आएगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना स्पीड, हो गया v। तो बेटा देखो डिस्टेंस क्या होगा 2πr अपॉन 2πr है, स्पीड कितनी है v। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा आपके पास जो फॉर्मूला था ना स्पीड का, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा ना बचपन में फॉर्मूला।
शाबाश। तो देखिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर ले आओ, स्पीड को नीचे ले जाओ, तो बड़ा फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है जो 11th में बहुत बार हम यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, और ये हमने फॉर्मूला वहां भी यूज किया था, अगर याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर, जब हमने निकाला था चार्जेस जब कहाँ घूमते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और सर्कल बनाते थे। याद बिल्कुल नहीं होगा एज एक्सपेक्टेड। तो देखिए बेटा 2 पाई r अपॉन बेटा क्या हो जाएगा m इंटू सॉरी अपॉन v। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोई मुश्किल कार्य है नहीं इसके अंदर। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएगा, तो v और r के याद रखोगे फॉर्मूले। और एग्जांपल को आप देख लो, आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि फाइंड कर लो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, सॉरी। ठीक है, ये प्लस क्यों लगा सुनाएंगे बाद में आपको, भी समझ लो लिथियम का बोला गया सेकंड ऑर्बिट का निकालने का, आपको प्लस से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए समझने की जरूरत है नहीं भी आपको। तो देखिए बेटा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बेटा करना क्या, आपको निकालना है टाइम पीरियड, फॉर्मूला क्या है 2 पाई r अपॉन v, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको r और v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेटा r कौन सा, सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो बेटा r निकलेगी कितनी, फॉर्मूला था n स्क्वायर अपॉन z इंटू 52.9 पिकोमीटर था। तो यहाँ वैल्यू डाल दो बेटा किसकी, n की, कितना है बेटा आपके पास n, 2 का स्क्वायर, नीचे 3, ये हो जाएगा 52.9 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगी। और बेटा v कितना हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला था v, ओके z अपॉन n था ना फॉर्मूला, z अपॉन n, देखो ये फॉर्मूला था ना c अपॉन 137, तो z अपॉन n c अपॉन 137, ये फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ भी, z की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 3 है, n की वैल्यू बेटा 2 है, और c 3 इंटू 10 की पावर 8 है अपॉन 137 है। तो कृपया करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे, ये बेसिक्स है, इसी तरीके से वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद रखो फॉर्मूला बस ये होता है, और आपको r और v की वैल्यू अगर याद होगी तो पुट करके इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। तो देखो इसी में क्या पूछ सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बच्चे बच्चे को पता है कैसे निकाला जाता है। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है न्यू, बेटा न्यू क्या होती है, सिंपल सा 1/t। तो जो भी आपका आंसर आएगा टाइम पीरियड से उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। में करा नहीं रहा क्योंकि बच्चे बच्चे को आना चाहिए, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। पढ़ाते मेन फिफ्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बेटा योर एनर्जी। क्या निकालेंगे बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो बेटा सिंपल लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के बराबर की, या फिर सिंपली लिख सकते हैं, इसको लिखते कभी कभी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, क्योंकि मैंने बोला था एनर्जी किसी ऑर्बिट की फिक्स हो जाती है। बट बेसिकली एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास होती है, बट वो घूमता कहाँ पे, ऑर्बिट के अंदर, इसलिए बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के नाम से ही बुलाया जा सकता है इसको। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से वापस से, हमारे पास जो था ये था न्यूक्लियस, फिर से वही चीज है, क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा कौन घूम रहा है, बट हमारे घूम रहा था इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ठीक है, तो ये चक्कर काट रहा है, जैसे आप चक्कर काट लड़कियों के सामने, वैसे ही चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के सामने। तो देखिए अब बेटा क्या बात है ना इसके अंदर की, देखो, और ये आपका रेडियस r था। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगती है। ध्यान रखना, जब भी बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स लगेगी ना, तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये पेन है,
ग्रेविटी खींच रही है नीचे, फोर्स लग रहा है ना, इसलिए बेटा इसमें क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh। तो किसी भी बॉडी में अगर फोर्स लगेगी, दो बॉडी आपस में फोर्स लगा रही है ना, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब पहली चीज आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में अट्रैक्शन लगने वाला है, तो दोनों के बीच में क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो स्पीड तो है ही है, तो स्पीड होते ही क्या आ गया बेटा, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन में दोनों एनर्जी बेटा होती है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, और टोटल एनर्जी उन दोनों को ऐड करके आती है। अब देखिए, अगर टोटल निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते पोटेंशियल पहले। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा वो ऐसे निकलता है, कैसे देखिए, चैप्टर 2 फिर से बेटा, बड़ा फॉर्मूला याद होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम जो फॉर्मूला यूज करते बच्चा वो ये है के Q1 Q2 अपॉन आर। ध्यान रखना पीछे जो मैं फॉर्मूला यूज किया था ना वो था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वो फोर्स था। पोटेंशियल आपका सिर्फ आर आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे, अभी पढ़ाया नहीं मैंने यहाँ पे ऑनलाइन में, बट वहां पढ़ोगे जाकर ध्यान से, ठीक है। देखिए बट एक और चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल के अंदर स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके अंदर चार्ज अगर नेगेटिव तो नेगेटिव डलेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव डलेगा। फोर्स में उल्टा होता है, कोई भी चीज कैसी भी हो डालते पॉजिटिव है, बट यहाँ पर चार्ज को एज इट इज डाला जाता है। तो देखिए ध्यान से आप फिर से, हम मान लें ये Q1 है और ये क्या Q2 है, ओके ओके। तो देखिए बेटा आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्रोटॉन्स है, किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का Z हो गए, और चार्ज कितना हो जाएगा E, Z इंटू ई, और चार्ज कितना पॉजिटिव, तो एज डाल देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे के को के रहन दिया, क्या डाल दिया हमने इसको, Z इंटू ई डाल दिया। अब ध्यान दिया Q2 क्या है बेटा, देखो Q2 है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर चार्ज के साथ नेगेटिव होता है, तो हमें माइनस ई डालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, ये रूल को फॉलो करती है। तो बेटा देखो क्या हो गया, माइनस ये था तो माइनस बाहर गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा ये हमारा बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आया समझ में, ये बना आपका पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल से एक फॉर्मूला। एक टाइम देख ले कितना हो गया, है अभी टाइम हमारे पास, बेटा ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान से देखिए आगे, बेटा वो है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ध्यान से थोड़ा काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम, तो बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो है हाफ mv स्क्वायर। पता है ना, हाफ mv स्क्वायर, बचपन से पढ़ते हो यार, 9 10th 11th 12th हर जगह पढ़ ही रहे हो, तो ये फॉर्मूला सेम ही सेम रहेगा। देखिए कैसे करेंगे बेटा, अब तो करना क्या होता है, ये जो फॉर्मूला ना के जेड स्क्वायर अपॉन आर है, और ये हाफ mv स्क्वायर है, तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इन दोनों फॉर्मूले को सेम करेंगे ताकि थोड़ा कंपेयर करने में मजा आ जाए, ऐसा पता चला कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखो क्या करेंगे हम, फिर से हम चले पीछे, जहां पर हमने क्या किया था, सेंट्रिपिटल फोर्स दैट वाज mv स्क्वायर बाई आर, किसे कंपेयर करी थी हमने, के Q1 Q2, जो निकल के बड़ा क्या आया था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर कौन सा वाला, चलते पीछे और पीछे नहीं आगे। सो ध्यान नंबर आपके पास, जब हमने किया था ये वाला फॉर्मूला था, mv स्क्वायर उसको कंपेयर किया था सेंट्रिपिटल फोर्स को, क्या था, mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर निकल गया था, क्योंकि वहां पे वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं और आर स्क्वायर आता है क्योंकि फोर्स है। तो बेटा बेसिकली क्या आ गया कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड, देखो आर से आर कट गया, क्या रहेगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये निकला। तो बेटा आप करोगे क्या, यहां पर आप इसको उठा लोगे, mv स्क्वायर को कहां डाल दोगे, इसकी जगह। तो हम उठाते हैं इसको अगले पेज के ऊपर, तो देखिए, तो देखो के ई जो था वो था हमारा हाफ mv स्क्वायर था, हाफ को हाफ रहने दिया, मास बेटा क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये आपका फॉर्मूला आ गया mv स्क्वायर की जगह, तो पीछे निकाला था हमने, तो क्या रह गया, हाफ
के जेड ई स्क्वायर बाई आर। बेटा ये आपका आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब देखो इसको देखो, और पोटेंशियल एनर्जी होता है तो पीछे निकाला था बेटा हमारे पास, वो था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों के दोनों, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं, इसलिए हमने किया था कि देखने में अच्छे लगे दोनों। आगे देखिए, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास थी, टोटल एनर्जी वो क्या थी आपके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब ध्यान से देखा जाएगा तो देखो काइनेटिक क्या रखा था, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, जबकि पोटेंशियल आया था माइनस के अंदर, तो बेटा क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान से देखिए बेटा आपके पास ये पूरी चीज दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो, क्या रह गया, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, क्या रह गया, हाफ, रह गया -1 कॉमन। आधे में से एक कम करोगे तो आधा बचेगा माइनस का, तो आंसर बेटा क्या रहेगा, -1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये आपने याद रखना है, ये आपका बेटा क्या होगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको भी सिंपलीफाई करें क्योंकि देखो रेडियस आ रहा है और रेडियस वेरिएबल है, हमें जैसे रेडियस निकाला एनएच के टर्म में निकाला था, इसको भी उसी टर्म में निकालेंगे। बट पहले देखो ध्यान से बेटा कुछ रूल्स, देखिए रूल्स को, अब ध्यान से देखो आपके पास ये काइनेटिक है बेटा, ये टोटल है, तो काइनेटिक और टोटल लगभग सेम है, बट फर्क कितना माइनस का। इसका मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो बेसिकली क्या करना, मुझे टोटल एनर्जी का माइनस कर देना है, माइनस कर दो क्या मिल जाएगा, काइनेटिक मिल जाएगी। तो आपको बड़ा क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल दिया होता है, पूछ लेता काइनेटिक, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली वैल्यू उठा के लिख देना है माइनस करके। सेम ध्यान से देखा जाए आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल माइनस के जेड स्क्वायर, और बेटा क्या है -1/2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला। तो पोटेंशियल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। एक और चीज, ये सेम फॉर्मूले अगर किसी बच्चे को याद है तो हमने पढ़ा था बेटा 11th में, किसमें, ग्रेविटेशनल के अंदर, वहां भी पढ़ा था काइनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि वहां भी सन के अराउंड अर्थ ऐसे घूमती है सर्कल में, और सब कुछ लगभग सेम फॉर्मूले ही निकल के आते हैं। ठीक है, लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, पीछे वाला भी ले लो बेटा। ओके, और पीछे वाला ले लो, और पीछे वाला ले लो, एक बार और पीछे वाला ले लो। ठीक है, तो ये बेटा हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स हो गए। ओके ओके, सो देखिए बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। जो आपका हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर है ना, उसको बेटा सिंपली अगर आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो आपके पास जो टोटल एनर्जी है ना, इसको बेटा हम लिख देते हैं ईएन से लिखा जाता है। किसे लिखा, ईएन से लिखते हैं। तो देखो बेटा ईएन जो आपके पास होगा किसके बराबर है, -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर आपको याद होगा, उस मुझे भी याद नहीं है, वो क्या था, आर की वैल्यू, वो कहां पढ़ा था हमने बेटा, ध्यान होगा, आर 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 आर, देखो ये वैल्यू थी आर की वैल्यू, पीछे और जाना पड़ेगा हमें, कहाँ रह गया, देखो ये वाला, एन स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। लेट्स सी कितना याद रहता है हमें वैल्यू ये, देखिए तो बेटा देखो आर की वैल्यू है आपके पास एन स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। क्या बात है, सारा याद हो गया मुझे, आप भी कर लो, मजा आएगा। ठीक है, इसको उठा के देखो यहाँ डालेंगे, देखो फिर से पता दिख रहा होगा आपको, ये नीचे है तो उल्टा करके लिख देंगे, क्या दिक्कत है हमें, तो -1/2 के जेड स्क्वायर। बेटा देखो आर को उल्टा करके लिख दो, तो देखिए ये ऊपर चला गया कौन, 4 पाई स्क्वायर, और क्या बेटा के है, एम है, जेड है, ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे क्या रहेगा, सिंपल सा एन स्क्वायर अपॉन एच की स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके।
मिटा ही दो, गंदा दिख रहा है देखने में। देखो बेटा, सो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या रह जाएगा आपके पास? देखो पहले तो 2 से 2 कट गया तो क्या रह जाएगा 2। देखिए के और के स्क्वायर हो गया, तो वह पाई स्क्वायर बेटा आ रहा है आपके पास, के स्क्वायर आ चुका है, जेड 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 स्क्वायर हो गया, एम एक बार बेटा आपके पास, और ई बेटा कितना हो गया 4 बार, 2 और 2 4, नीचे बेटा क्या रहेगा आपके पास एन स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये आपकी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, इसको ई एन से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ फिर से बेटा क्या कर सकते हैं हम कि z और n को छोड़ के, मतलब फॉर्मूला आपका यही रहेगा जो आगे लिखवा देगा अभी, बाकी सब बेटा क्या है कांस्टेंट, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, तो अलग कर लो इन दोनों को बेटा। तो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा आपके पास 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m e की पावर 4, देन वी हैव नीचे की साइड h का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अब इसको भी बेटा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे वैल्यू के टर्म में, ताकि हमें वैल्यूज याद हो जाए। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, तो बेटा फाइनली जब वैल्यू पुट करते हैं वैल्यू निकल के आती है इसकी जगह जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर तो था ही, क्या निकल के आता है -2.18 10 की पावर -18, और आता है जूल के अंदर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, ऑर्बिट का, स्क्वायर था सॉरी एन स्क्वायर था ना, हाँ बेटा ये फॉर्मूला आपके पास। इसी को अगर हम चाहें बेटा जूल में था, अगर बेटा दोबारा लिख रहा हूं en जो है ना ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, -2.18 10 की पावर बेटा -18 था। अगर इसको डिवाइड करते किससे 1.6 10 की पावर बेटा -19 से, अब ये बन जाएगा ईवी। तो बेटा वैल्यू निकल के आती है कितना, इसको बेटा आगे लिख देता हूं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ईवी। तो बेटा ये दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सेम वही तरीका, z की वैल्यू और n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, पुट कर दो और आंसर निकाल दो। ठीक है बेटा, तो ये काफी लंबा लेक्चर होता जा रहा है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, और पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे बस क्या आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज रह गया, जो बोला ना लाइमन बाल्मर वगैरह हो गए वो हो गया, थोड़ा सा आपका डी ब्रोगली सर है उनकी थोड़ी सी थ्योरी है, फिर न्यूमेरिकल्स। ओके डन, थैंक यू।